गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरो झारखंड जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है मौर्यकाल, और मौर्यकाल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में मौर्यकाल, पिछला अध्याय में हमने धार्मिक आंदोलन के बारे में, जैन और बौद्ध धर्म का जो प्रभाव झारखंड में था उसके बारे में हमने चर्चा किया, और अभी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मौर्यकाल। मौर्यकाल के संस्थापक जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य, वे मौर्य वंश की स्थापना मगध में करते हैं, और मगध में अपना मौर्य वंश की स्थापना अपने गुरु चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य बोला जाता है, उसी के सहयोग से नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को पराजित करता है, और पराजित करने के बाद मगध में मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि इसका संस्थापक कौन था। तो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो पीरियड था वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। ठीक, अब इसका जो गुरु था उसका नाम क्या है? गुरु का नाम कौटिल्य, इसी को विष्णुगुप्त, और इसी को बोला जाता है चाणक्य। कभी आपने जब सीरियल देखता होगा तो उसमें देखा हुआ एक बच्चा है जिसका नाम बोला जाता है हमेशा कौटिल्य। कौटिल्य बोलने के पीछे क्या था कि जिस तरह कौटिल्य यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और इसी के सहयोग से इन्होंने नंद वंश, मगध में मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश को हरा के किया, और इसके पास लगभग सभी प्रकार के नॉलेज थे। उसी तरह उस बच्चा का नॉलेज रहता है, इसलिए इस बच्चा का तुलना कौटिल्य से किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। और धनानंद को पराजित करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करने के बाद क्या होता है? मौर्य वंश की स्थापना करता है। अब इसका प्रभाव झारखंड पर क्या पड़ा था उसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि झारखंड जीके के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब होता क्या कि नंद वंश की जो सेना थी वो बहुत विशाल थी, और नंद वंश की जो धनानंद थे एक विशाल सेना के स्वामी थे, और इस विशाल सेना के स्वामी में, इस विशाल सेना में इसका जो सहयोगकर्ता जो रहता था वो आदिवासियों भी सेना में शामिल थे, और आदिवासियों के साथ साथ यहाँ के हाथियों भी शामिल थी, और इन हाथियों और आदिवासियों के सहयोग से इन्होंने अनेक प्रकार के विजय प्राप्त किए थे, लेकिन अंत में इसे चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित करता। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा की गई है वो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये मौर्य वंश के संस्थापक है। अगर चंद्रगुप्त लिखा रहेगा तो चंद्रगुप्त का मतलब ही चंद्रगुप्त मौर्य होता है, जो ना किसका? मौर्य वंश के संस्थापक है। कहीं पे चंद्रगुप्त अगर लिख के छोड़ दिया जाए तो चंद्रगुप्त एक आता है आपका गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, उसमें चंद्रगुप्त प्रथम होगा, चंद्रगुप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसका ये विशाल सेना के स्वामी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इतना होने के बाद क्या रहता है कि इसे चंद्रगुप्त मौर्य हराता है, और हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना करता है। अब इसके आगे बढ़ने से हम जानते हैं कि जो क्या था कि यहाँ पे जो कौटिल्य इसका था, कौन? इसका चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, इसका जो पुस्तक रहता है जिसका नाम रहता है, ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र। ठीक है, इस अर्थशास्त्र में जो चर्चा की जाती है, इस ग्रंथ में जो चर्चा की जाती है वो पैसा से संबंधित नहीं, बल्कि इसमें राजनीति से संबंधित रहता है। पूछता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे? राजनीतिक से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कुकुट नाम से जाना जाता है। तो इसको लिख देते हैं, किस नाम से जाना जाता है? कुकुट देश के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि झारखंड में उस समय गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली थी, मतलब लोगों के द्वारा राजा का चयन किया जाता था। अब उस टाइम ईसा पूर्व में झारखंड में ऐसी व्यवस्था थी। अब इसके बाद क्या होता है कि झारखंड में कुकुट देश के बारे में चर्चा किया गया है, जो कहाँ से मिलता है? अर्थशास्त्र से मिलता है कि झारखंड को कुकुट देश कहा गया। अब यहाँ पे क्या था कि मगध की हित के लिए, ठीक है, मगध की हित के लिए और जनजातियों को अपने हित में प्रयोग करने के लिए, और मगध के शत्रुओं से गठबंधन को रोकने के लिए जो चंद्रगुप्त मौर्य रहता है वो एक पदाधिकारी की नियुक्ति करता है, और उस पदाधिकारी का नाम आटविक रहता है। ठीक है, क्या रहता है? आटविक रहता है। और आठवीं के अधीन अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती है,
जिसका नाम जो रहता है वनाध्यक्ष, नागाध्यक्ष, वनपाल और नागपाल रहता है। इन सारे अधिकारियों के सहयोग से क्या होता है, वो अपना शासन व्यवस्था को संचालित करता है। चलिए यहां तक पहले नोट कीजिए। अब इसके बाद क्या था कि ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली थी। अब गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली के साथ जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु चाणक्य, उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे एक इंद्रवानक नदी थी, इंद्रवानक नदी, और इस इंद्रवानक नदियों में हीरे पाए जाते थे। क्या हीरे पाए जाते थे? हीरे पाए जाते थे। और इस जो हीरा पाया जाता था, इंद्रवानक नदी का जो मुहाना था वो ईव एवं शंख नदी, शंख नदी का उद्गम स्थान जो चैनपुर गुमला है वहां से होता है। दक्षिण कोई नदी में इसका विलयन मुहाना होता है। और इस तरह बोला जाता है कि जो इंद्रवानक नदी था उसमें क्या पाया जाता था? हीरा पाया जाता था, जिसका इलाका ईव एवं शंख नदी का क्षेत्र था। और जो शंख नदी है वो गुमला चैनपुर वहां से निकलती है, और ये जो क्षेत्र था वो गुमला क्षेत्र में पड़ता था। ठीक है, ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि इन्होंने क्या किया था। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसका जो बेटा था, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था उसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। और बिंदुसार का प्रभाव झारखंड पर कुछ नहीं पड़ता है। उसके बाद बिंदुसार का जो बेटा आता है, पहले ध्यान दीजिएगा बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर है। ठीक है, तो बिंबिसार यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि बिंदुसार आएगा। ठीक है, और जब बिंदुसार आता है तो उसका यहाँ पे प्रभाव नहीं होने के बाद उसका जो बेटा रहता है जिसका नाम रहता है अशोक, जिसे सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक का जो झारखंड पर जो प्रभाव रहता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से रहता है, इनडायरेक्ट रहता है। अब रहता कैसे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो अशोक, ठीक है, किसके बारे में चर्चा करें? अशोक के बारे में। चलिए पहले इतना नोट कीजिए। अशोक का पीरियड जो रहता है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहता है। अब होता क्या है कि जो अशोक का जो 13वें शिलालेख रहता है, 13वें शिलालेख में कलिंग विजय के बारे में चर्चा किया गया है। साथ ही साथ क्या बोला गया कि अशोक का जो इलाका था उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में अशोक के विजय की चर्चा की गई। इसका तो अशोक का जो समीपवर्ती इलाका था, समीपवर्ती इलाका की चर्चा की गई। और इस समीपवर्ती इलाका में एक क्षेत्र जो पड़ता है उसका नाम रहता है आटविक। क्या नाम रहता है? आटविक। और जो आटविक का विस्तार रहता है वो आपका बाघेल खंड, कहां तक? आटविक। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो 13वें शिलालेख में अशोक का कलिंग विजय के साथ जो सीमावर्ती इलाके के बारे में जो चर्चा की गई, इस क्षेत्र में जो पड़ता है एक क्षेत्र जिसका नाम रहता है आटविक रहता है, जिसका विस्तार बाघेल खंड से उड़ीसा के बीच रहता है। और बाघेल खंड जो आज का मध्य प्रदेश है वहीं पे पड़ता है और उड़ीसा के बीच, इस दोनों के बीच में आपका झारखंड आता था। कहने का तात्पर्य हुआ कि उसका झारखंड पर भी नियंत्रण था। तो कैसे आप प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये कहां से? बाघेल खंड से उड़ीसा, और इसी के बीच में क्या पड़ा? झारखंड। इसी के बीच में पड़ा झारखंड। तो यहाँ तक क्या था इसका? ये आटविक पर इसका अधिकार था, तो यहाँ तक इसका विस्तार हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जनजातियों को धर्म प्रचार के लिए इन्होंने एक आटविक नामक अधिकारी का नियुक्ति किया ताकि जनजातियों के बीच जाके प्रचार कर सके, जिसका नाम क्या था? रक्षित था। क्या नाम था? रक्षित था। जो इसका जो क्या था, धर्म का प्रचार करने के लिए जिसे नियुक्त किया था उसका नाम क्या था? रक्षित था। पहले यहां तक नोट करें, उसके बाद मैं आगे बताता हूं।
अब अशोक का जो दूसरी शिलालेख है, तो हम सेकंड शिलालेख है। शिलालेख का तात्पर्य होता है कि पत्थरों को खुदाई करके जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है उसी के बारे में, और वहीं से हमें जो साक्ष्य मिला है उसी के आधार पर हम चर्चा करते हैं कि झारखंड में अशोक का प्रभाव क्या था। दूसरी शिलालेख में उड़ीसा के अविजित जनजातियों के बारे में चर्चा की गई। दूसरी शिलालेख में उड़ीसा की अविजित जनजातियों की चर्चा की गई। और उड़ीसा की अविजित जनजातियों का तात्पर्य यह हुआ कि उस समय उड़ीसा की जो जनजाति थी वो झारखंड के जनजाति के बारे में परिचय कराता है। किसके बारे में? तो झारखंड के जनजातियों के बारे में परिचय कराता है। अब इसमें लिखा गया है कि दूसरा शिलालेख में चर्चा किया गया है कि आदिवासियों को मेरे धर्म की आचरण करना चाहिए ताकि उन्हें लोक और परलोक की प्राप्ति की जा सके। क्या करना चाहिए? इन्हें मेरी धर्म, दूसरा शिलालेख में चर्चा किया गया है कि इन्हें मेरी धर्म की आचरण करनी चाहिए ताकि लोक और परलोक मेरे धर्म की आचरण करना चाहिए ताकि लोग परलोक की प्राप्ति मिल सके। इन सारी चीजों की चर्चा कहाँ की गई? दूसरे शिलालेख में। 13वें शिलालेख में क्या किया गया था? आठवीं प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया था। आठवीं प्रदेश का विस्तार कहाँ था? तो बागेलखंड से उड़ीसा था, और उसी के अंतर्गत क्या आता था? झारखंड आता था। अब क्या था कि उसके अंतर्गत झारखंड आता था, तो उसके बारे में हम जाने। अब यहाँ पे हम अशोक के बारे में जाने, और इसके पहले हम किसके बारे में जाने? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाने। तो झारखंड पर जो इन सारे राज्य सम्राटों का, अशोक, सम्राट अशोक का और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव क्या था, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। और फिर हम अगला जो टॉपिक हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है गुप्त काल। उसके पहले हम उत्तर काल के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका जो पीरियड रहता है 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के 300 ईस्वी के बीच का पीरियड जो रहता है उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मिलते हैं आगे। चलिए, यहाँ तक हो गया होगा। अब आगे बताते हैं। अब मौर्य काल का यहाँ पे क्या होता है? समाप्ति होता है। तब तक के लिए हम मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।